गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। ये चैप्टर क्लास 8 एनसीईआरटी का है और इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो सारे हम कवर करेंगे। ये आने वाले सभी एग्जामों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, 20वीं सदी के शुरुआती दशकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है, बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। सही है। दूसरा है कि मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे और उसकी मांग में उतार चढ़ाव कम आते थे। गलत है। नेक्स्ट है, बेहतर किस्म के कपड़े की मांग खाते पीते तबके में ज्यादा थी और इसकी मांग में उतार चढ़ाव आते थे। ये भी गलत है। नेक्स्ट है, अकाल से बनारसी या बालूचरी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था। ये सही है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और डी। आइए देख लेते हैं कैसे। डिस्क्रिप्शन में 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन में दरअसल इजाफा हुआ था। 1941 तक भारत में 35% से ज्यादा हथकरघा में फ्लाई शटल लगे होते थे। 35% से ज्यादा हथकरघा में फ्लाई शटल लगे होते थे। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्रों में तो ऐसे हथकरघे 70 से 80% तक थे। मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने के मामले में कुछ बुनकर औरों से बेहतर स्थिति में थे। बुनकरों में से कुछ मोटे कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे और उसकी मांग में भारी उतार चढ़ाव आते थे, न कि कम बेहतर किस्म के कपड़े की मांग खाते पीते तबके में ज्यादा थी और उसमें उतार चढ़ाव कम आते थे, ना कि भारी। यहाँ पे देखिए, उतार चढ़ाव कम आता था बेहतर किस्म के कपड़ों में। ठीक है, तो यहाँ पे भारी नहीं होगा, इसीलिए उसमें गलत हुआ था। और ये जो गरीब लोग जो थे वो मोटे कपड़े खरीदते थे और उनमें भारी उतार चढ़ाव नहीं आता था, उनमें कम उतार चढ़ाव आता था। और बेहतर किस्म के कपड़े में ये अमीर लोग खरीदते थे और इसमें उतार और चढ़ाव कम नहीं आता था, जब भारी आता था। ये ऑप्शन में उल्टा लिखा हुआ था, यही पकड़ना था, इस कारण बी और सी गलत हुआ है। अकालों से बनारसी या बालूचरी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के पहले दशक में भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात क्यों कम हो गया? 20वीं सदी के पहले दशक में भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात क्यों कम हो गया? ऑप्शन है, ब्रिटेन से भारत आने वाले मालवाहक जहाज पर अतिरिक्त चुंगी लगा देने के कारण। दूसरा है, ब्रिटेन के कारखानों में तैयार होने वाली माल की गुणवत्ता में ह्रास होने के कारण। स्वदेशी आंदोलन के भारत व्यापी असर के कारण। नेक्स्ट है, ब्रिटिश कारखानों का युद्ध से संबंधित उत्पादन में व्यस्त होने के कारण। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश कारखानों का युद्ध से संबंधित उत्पादन में व्यस्त होने के कारण। 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत में औद्योगिकरण पर ढर्रा कई बदलावों की चपेट में आ चुका था। पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसीलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया।
भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, वस्त्र और कपास। वस्त्र कपास उद्योग जो है ये औपनिवेशिक काल में भारतीयों के हाथ में था। औपनिवेशिक काल में कपास उद्योग या फिर वस्त्र उद्योग भारतीयों का प्रमुख उद्योग था। मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। 18वीं सदी में भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन होकर इंग्लैंड ने कैलिको अधिनियम पारित किया था, क्योंकि उस समय वैश्विक कपड़ा बाजार में भारतीय महीन कपड़ा का दबदबा रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत में कपास निर्यात में कमी आई। फ्लाइंग शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। 18वीं सदी तक भारतीय महीन कपड़ों का दबदबा 18वीं सदी तक भारतीय महीन कपड़ों का दबदबा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बना रहा था। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हेनरी पतुलो के अनुसार भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता है। ऐसा कहे थे हेनरी पतुलो। 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रही, क्योंकि औपनिवेशीकरण के दौर में इंग्लैंड में कपड़ा बुनने एवं कातने वाली मशीनों जैसे फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी आदि का विकास हुआ। फ्लाइंग शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ। मशीनों के आने के कारण भारतीय कपड़ा बुनकरों का पतन होने लगा। मशीन जब आ गया तो हाथ से बुनने वाले बुनकरों का पतन होने लगा, जिससे भारतीय कपड़ों के निर्यात में कमी आने लगी। इसके अतिरिक्त अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात भारतीय कपास के निर्यात में वृद्धि आ गई, क्योंकि ब्रिटेन को अमेरिका से कपास प्राप्त होना संभव नहीं था। ब्रिटेन को अब अमेरिका से कपास नहीं मिल रहा था, इसीलिए भारत से कपास का निर्यात में वृद्धि हुआ। अतः ब्रिटेन भारत से कपास मंगाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादा कपास शुरुआत में किस व्यापार में भुगतान का एक साधन था? सादा कपास शुरुआत में किस व्यापार में भुगतान का एक साधन था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंद महासागर व्यापार। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पूर्व ही भारत 1750 के लगभग कपड़ा उत्पादन क्षेत्र में अन्य देशों से बहुत आगे था। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पूर्व ही 1750 के लगभग कपड़ा उत्पादन क्षेत्र में अन्य देशों से बहुत आगे था भारत के वस्त्र व्यापार का मुख्य केंद्र दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा और पेनांग, पश्चिमी तथा मध्य एशिया था। वस्त्र व्यापार में भारत के आगे होने का मुख्य कारण था सबसे अच्छी किस्म के कपास का उत्पादन। सादा कपास प्रारंभ में हिंद महासागरीय व्यापार में भुगतान का एक साधन था। भारतीय कपास की महत्ता को देखते हुए लोग इसे सफेद सोना कहते थे। कपास को सफेद सोना कहा जाता था। इसी के साथ भारत का रंगीन कपास
फैशनेबल कपड़ों के लिए वांछित और यहाँ तक कि यूरोप में डिजाइन मानकों को परिभाषित करना आरंभ किया था। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया जाता था, उनमें छापेदारी सूती कपड़े शामिल होते थे। भारतीय छापेदार रंगीन सूती कपड़ों को व्यापारी छींट मतलब छींट, कोसा मतलब खस्सा एवं बंडाना कहते थे। भारतीय छापेदार रंगीन सूती कपड़ों को व्यापारी छींट, कोसा या बंडाना कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रंगीन कपास। भारत का रंगीन कपास ऑप्शन देखेंगे, फैशनेबल कपड़ों के लिए वांछित और यहाँ तक कि यूरोप में डिजाइन मानकों को परिभाषित करना शुरू किया था। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन ए ही लग रहा है। सही आंसर ऑप्शन ए ही लग रहा है। देख लेंगे आंसर क्या है। सही ऑप्शन ए ही है। ठीक है, फैशनेबल कपड़ों के लिए वांछित और यहाँ तक कि यूरोप में डिजाइन मानकों को परिभाषित करना शुरू किया था। आगे देखेंगे कि ब्रिटिश शासन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नकारात्मक रूप से, लेकिन कुछ नवाचार थे। ब्रिटिश शासन का भारत पर नकारात्मक रूप से लेकिन कुछ नवाचार के साथ प्रभाव पड़ा। ठीक है, नकारात्मक पड़ा था लेकिन कुछ नवाचार के साथ पड़ा। यह प्रभाव सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक था। अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली, उद्योगों, वैज्ञानिक अनुसंधान, रेलवे, डाक आदि को नवाचार के साथ स्थापित किया। इसी समय भारत में सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना होती है। 1854 में, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आता है, 1854 में पहली कपास मिल सफलतापूर्वक सी एन डावर पारसी व्यापारी थे ने मुंबई में शुरू की थी। 1854 में पहली बार कपास मिल सफलतापूर्वक सी एन डावर पारसी व्यापारी ने मुंबई में शुरू की थी। नेक्स्ट है, 18वीं सदी के आखिर में बंगाल में बहुत सारे स्थानों से बुनकर क्यों गांव छोड़कर दूसरे जगह पलायन कर गए। ऑप्शन है, बुनकरों और गुमास्तों के बीच टकराव के कारण, माल समय पर तैयार न होने के कारण, माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में गुमास्तों द्वारा बुनकरों को सजा देने के कारण, कंपनी से पेशगी लेने के कारण बुनकर अपना माल किसी और को बेच नहीं सकते थे, गुमास्तों द्वारा बुनकरों को कृषि कार्य करने से रोके जाने के कारण। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, बी और सी। ये डी नहीं होगा, गुमास्तों द्वारा बुनकरों को कृषि कार्य करने से रोके जाने के कारण नहीं होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं विस्तार से। देखिए, 18वीं सदी के आखिर में बंगाल में बहुत सारे स्थानों से बुनकर गांव छोड़कर दूसरे जगह पलायन कर रहे थे। इसका प्रमुख कारण बुनकरों और गुमास्तों के बीच टकराव था। बुनकर और गुमास्तों के बीच में टकराव हो गया था। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। ठीक है, अन्य किसी के साथ कारोबार नहीं कर सकते बुनकर, करेंगे तो कंपनी के साथ ही करेंगे। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। जो बुनकर कर्ज लेते थे, उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था, अर्थात और किसी व्यापारी को बेच नहीं सकते थे। गुमास्ता दंभपूर्ण व्यवहार करते थे, सिपाहियों व चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को सजा देते थे। तो इस तरह का स्थिति बन गया था, इसीलिए बुनकर पलायन कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। चलिए नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण था। ऑप्शन है, मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, दूसरा है भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। पहला तो लग रहा है, आगे ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन सी है, भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर,
ये भी वजह है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा। भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां एवं भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर था। रेलवे के विकास ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंग्लैंड की वस्तुओं को पहुंचाना शुरू किया। हस्तशिल्प की वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं और मशीन निर्मित चीजें बाजार में सस्ती होने लगी। अंग्रेजी शासन ने भारतीय कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प के विनाश ने व्यापार संतुलन को नष्ट कर दिया। शिल्प एवं उद्योग में लगे हुए कारीगर शहर छोड़कर गांव में लौट गए और खेती करने को बाध्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली कपास मिल कहाँ शुरू हुई थी? सही उत्तर होगा बम्बई, 1854। भारत में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। बम्बई नहीं होगा, 1854 जो हम बताए वो गलत है। ऑप्शन डी होगा कलकत्ता। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ शुरू हुई थी? सही उत्तर है कलकत्ता। भारत में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इसकी स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। कहाँ पे? 1818 में कोलकाता के ही समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, परंतु यह असफल रही थी। ये जो कलकत्ता में हुआ था ये 1818 में असफल रहा था। पुनः 1851 ईस्वी में मुंबई में एक मिल की स्थापना की गई थी जो सबसे आधुनिक मिल रही, लेकिन यह भी असफल रही। 2 बार प्रयास हुआ, दोनों बार असफल रहा। पहला बार प्रयास हुआ 1818 में कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में, असफल रहा। उसके बाद फिर आधुनिक मिल बना 1851 में, लेकिन वो भी असफल रहा। बाद में 1854 ईस्वी में मुंबई में कावासजी नाना भाई डाबर द्वारा खोली गई जो सफल रही। ठीक है, ये तीसरा प्रयास में सफल रहा और इस मिल की सफलता के कारण भारत में सूती वस्त्रों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। तो क्वेश्चन जब आएगा तो फंसना नहीं है, फंसने का पूरा संभावना बनता है। तो यहाँ बम्बई दिया था तो मुंबई, पहली कपास मिल रहे तो कलकत्ता होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए 1818। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी व्यापारी का नाम जिसने 1854 में मुंबई तब बॉम्बे में पहली सफल कपास मिल शुरू की थी। तो 1854 यहाँ दिया हुआ है और पारसी व्यापारी का नाम बताना है। जगह भी मुंबई है, उस समय बॉम्बे कहलाता था। इसका आंसर होगा CN डावर, ऑप्शन सी CN डावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1907। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना जमशेदजी
सखानजी टाटा, जमशेदजी टाटा ऐसे डायरेक्ट है, बट इनका नाम में यहाँ नुसखानजी भी है। जमशेदजी नुसखानजी टाटा ने की थी 26 अगस्त 1907 को। छोटा डेट हो जाएगा 26 अगस्त, छोटा डेट 26 अगस्त हो जाएगा 1907 को। सर दोराबजी टाटा ने टिस्को को जमशेदपुर झारखंड में स्थापित किया था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और यह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टिस्को ने 1911 में पिग आयरन का उत्पादन किया और 1912 में जमशेदजी के टाटा समूह की एक शाखा के रूप में स्टील का उत्पादन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम जिसमें बच्चों और महिलाओं के कार्य घंटों को सीमित करने की मांग की गई थी, किस वर्ष पारित किया गया था? कारखाना अधिनियम जिसमें बच्चों और महिलाओं के कार्य घंटों को सीमित करने की मांग की गई थी, किस वर्ष पारित किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी 1891। 1891। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में पास हुआ था और पहला हुआ था 1881 में, दूसरा हुआ था 1891 में। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड लैंसडाउन था और इस अधिनियम को कम से कम 50 श्रमिकों वाली जगह पर इसे लागू किया गया। इस अधिनियम में 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने पे मना। 9 से कम है तो उसको कार्य नहीं करना है। इसमें 9 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के बच्चों को कार्य करने की समय सीमा 7 घंटे तय की गई। महिलाओं के लिए रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कार्य करने से मना किया गया तथा कार्य की अवधि को बढ़ा करके 11 घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कार्य की अवधि को बढ़ाकर 11 घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्यापीठ ने भारतीय इतिहास को आर्यन नाम लगाया? किस विद्यापीठ ने भारतीय इतिहास को आर्यन नाम लगाया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्राच्यवाद विद्यापीठ। प्राच्यवादियों द्वारा वैदिक काल का उत्साहपूर्वक विवेचन और प्राचीन भारतीय लोगों के जीवन को सुखद रूप में देखने के क्रम में इनके मध्य के संघर्ष को नजरअंदाज कर दिया गया। प्राच्यवादियों और भारतविदों द्वारा भारतीय यूरोपीय मातृभूमि की संकल्पना के साथ साथ संस्कृत ग्रीक के भाषिक साम्य और आर्य ग्रीक लोगों की समान वंशावली तैयार की। इससे सिद्ध होता है कि भारतीय इतिहास को आर्यन सभ्यता प्राच्यवाद विद्यापीठ द्वारा नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 से किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों को शुरू करके भारतीय समाज को सुधारने के उद्देश्य से नीतियों को अपनाया? ऑप्शन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों, पश्चिमी संस्थानों को शुरू करके भारतीय समाज को सुधारने के उद्देश्य से अपनी नीति को शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण है। लॉर्ड कर्जन के शासन में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा। वह चाहता था कि शिक्षित भारतीय अंग्रेजी राज के प्रति वफादार रहें। सही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है। आर ए
की सही व्याख्या है। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासन में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा, क्योंकि वह चाहता था कि शिक्षित भारतीय अंग्रेजी राज के प्रति वफादार रहे। उसके काल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया। इस एक्ट के द्वारा अशासकीय कॉलेजों पर सरकार का नियंत्रण अधिक कठोर बना दिया गया। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ? भारत विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के द्वारा अशासकीय कॉलेजों पर सरकार का नियंत्रण अधिक कठोर बना दिया गया। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय कानून को कब पारित किया था? अभी हम लोग पढ़े हैं, ऑप्शन बी होगा 1904। 1904। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि यूरोपीय व संस्कृत भाषाओं में बहुत साम्य है? किसने प्रतिपादित किया कि यूरोपीय व संस्कृत भाषाओं में बहुत साम्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विलियम जोन्स। यूरोप और संस्कृत भाषाओं में बहुत साम्य है, ये कहते विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने प्रतिपादित किया कि यूरोपीय व संस्कृत भाषाओं में बहुत साम्य है। सन 1783 में विलियम जोन्स कलकत्ता आए थे, 1783 में, एवं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पे तैनात हुए। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पे विलियम जोन्स तैनात हुए। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसका स्थापना कब हुआ, ठीक है, किसने किया? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किए थे सर विलियम जोन्स, ठीक है। एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। जोन्स और टॉमस कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। जोन्स और टॉमस कोलब्रुक भारत के प्रति एक अच्छा खास रवैया रखते थे, तो इन लोगों का नाम याद रखेंगे, जोन्स और टॉमस कोलब्रुक। इनका रवैया अच्छा था भारत के प्रति और वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया? सही उत्तर होगा विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा पर मिनट जिसके कारण अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 बना, इन अंग्रेजी विद्वानों में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, थॉमस मैकाले। थॉमस वेविंगटन मैकाले, पूरा नाम है थॉमस वेविंगटन मैकाले के मिनट्स मतलब विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थाओं को प्रोत्साहन न दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक।
आधुनिक शिक्षा, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना, सामाजिक सुधार, सभी होना चाहिए। देख लेते हैं। 1854 का वुड डिस्पैच आधुनिक शिक्षा तथा भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित था। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें पहला, दूसरा सामाजिक सुधार के बारे में क्लियर नहीं है। ठीक है, चार्ल्स वुड अंग्रेजी सरकार में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक बृहद योजना बनाई। इसे प्रायः भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी। सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार है, अर्थात सरकार कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य का प्रसार करे। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। कलकत्ता शिक्षा को भी समर्थन दिया गया था। नोट करना है कि 1857 ईस्वी में मद्रास, बम्बई एवं कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 ईस्वी के सर चार्ल्स वुड डिस्पैच में मुख्य रूप से इस पर चर्चा की गई थी। किस पे किया गया था? 1854 में आया था चार्ल्स वुड डिस्पैच और इस पे चर्चा किया गया था शैक्षिक सुधार पे। ऑप्शन डी, शैक्षिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता स्थित विश्वविद्यालयों की स्थापना किस सन में हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1857। 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना के बारे में रिपोर्ट तैयार की? पूरे ऑप्शंस। किस समिति ने बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना के बारे में रिपोर्ट तैयार की? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति इज करेक्ट। 1937 में महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन 1937 में महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन के लेखों में एक श्रृंखला प्रकाशित की और एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव किया, जिसे मौलिक अथवा आधार शिक्षण अथवा वर्धा योजना की संज्ञा दी गई। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने इस योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया और कई शिल्पों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया। इसने अध्यापकों के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, परीक्षण तथा प्रशासन के सुझाव भी दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए। सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस में बुनकरों के कोष्टी समुदाय के बारे में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त सुमित गुहा ने अपनी पुस्तक द हैंडलूम इंडस्ट्री इन सेंट्रल इंडिया 1825 से 1950 में बुनकरों के कोष्टी समुदाय के बारे में लिखा है था। कोष्टी समुदाय भारत के अन्य भागों में महीन कपड़ा बुनते थे। वे मैनचेस्टर से भारी मात्रा में आने वाले कपड़ों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, अतः उन्होंने अपना मूल निवास स्थान छोड़कर बिहार की ओर पलायन किया। तो आंसर इसका ई था, पता ही नहीं चला किसके लेखक कौन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम एशियाई लेखक था जिसको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ध्यान रहे कि ये प्रथम एशियाई लेखक थे जिनको मिला था, प्रथम एशियाई लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई लेखक थे जिनको उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि के लिए
साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में शांति निकेतन संस्था 1901 में शुरू की थी। कलकत्ता में शांति निकेतन संस्थान को कब शुरू किए थे? 1901 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि श्रमिकों से संबंधित सभी जगह यहाँ जनता को कम से कम सज्जनों द्वारा निष्प्रभ नहीं किया जाता है। जो लोग अब तक जमाने से पृष्ठभूमि में रहते थे, वे आज खुले में सामने आ गए हैं। मैंने अपने देश के किसानों और श्रमिकों के बारे में सोचा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन किसने कहा? श्रमिकों से संबंधित सभी जगह जहाँ जनता को कम से कम सज्जनों द्वारा निष्प्रभ नहीं किया जाता। जो लोग अब तक जमाने से पृष्ठभूमि में रहते थे, वे आज खुले में सामने आ गए हैं। मैंने अपने देश के किसानों और श्रमिकों के बारे में सोचा है। तो हम लोग अभी इसको 2 बार पढ़ चुके हैं। सही उत्तर इसका है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इतना भारी भरकम स्टेटमेंट दिए, ठीक है। ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है। नेक्स्ट चैप्टर है महिलाएं, जाति एवं सुधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ की रचना किसने की थी? सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। इनका जन्म बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के एक समृद्धशाली परिवार में हुआ था। वे बांग्ला भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। इनकी अन्य रचनाएं जैसे दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, मृणालिनी, राधा रानी, देवी चौधरानी आदि है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना इन्हीं के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1800। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1828। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1828। 1828। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में हुआ था। 1828 में की गई थी। राजा राम मोहन राय 1772 जन्म, मृत्यु 1835 ने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। 19वीं सदी में किए गए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को भारतीय पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन संवाद कौमुदी 1821 के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई? सही उत्तर है ऑप्शन बी 1828। 1828। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे? सही आंसर है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन का थोड़ा सा ये जो लाइन है वो थोड़ा सोचने पे विवश करता है, थोड़ा फंसाने लायक। एक सती प्रथा के जो समर्थक थे कि सती प्रथा सही है, होना चाहिए,
वो थे राधा कामदेव। क्वेश्चन जो कह रहा है कि किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे। तो इसका आंसर यहाँ ए लिया है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन का जो थोड़ा इसको अलग तरह से भी कुछ स्टूडेंट ले सकते हैं। देखेंगे, इसका आंसर ए है। ठीक है, राजा राम मोहन राय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी बंगाली समर्थक सुधारवादी साप्ताहिक अखबार इनमें से किस सुधारक के स्वामित्व में था? संवाद कौमुदी बंगाली समर्थक सुधारवादी साप्ताहिक अखबार, ये सब ऑप्शन सी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय का है, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता था? सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन को सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण। नेक्स्ट है, किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की? किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजा राममोहन राय। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने तत्वबोधिनी पत्रिका की स्थापना की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी पत्रिका की स्थापना ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी पत्रिका, यह पत्रिका देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 16 अगस्त 1843 में बांग्ला भाषा में प्रकाशित होती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल सती विनियमन अधिनियम 17 किस वर्ष में पारित किया गया था? धारा 17, ये हो जाएगा 1829। धारा 17 है ऑप्शन ए, 1829। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर लॉर्ड विलियम बेंटिक भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 ईस्वी में सती प्रथा पे अधिनियम 17 पाबंदी लगा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा का अंत निम्न में से किसने किया? सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? सही उत्तर है 1829, ऑप्शन सी, 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामाजिक अधिनियमों को उनके लागू होने के आधार पर कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सामाजिक अधिनियमों को उनके लागू होने के आधार पर कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है इंडिया एक्ट 5, जिसने भारत में गुलामी की प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया। एक्ट 31, जिसने ईसाई धर्म प्रवर्तकों के लिए विरासत का प्रावधान किया। इसका सही आंसर हम लोग देख लेंगे ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए सही सुमेलन इस प्रकार है, विनिमय 6 जो है इसमें जिसमें बच्चों की बलि को हत्या घोषित किया गया 1802 में। विनिमय 17 है, इसमें बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था 1829 ईस्वी में। ठीक है, ये तो हम लोग को पता है। और ये हम देखते हैं, विनिमय 6 है जिसमें बच्चों की बलि को हत्या घोषित किया गया था 1802 में। इंडिया एक्ट 5, जिसमें भारत में गुलामी की प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। भारत में गुलामी की प्रथा को गैर कानूनी
1843 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद है एक्ट 31 है, इसने ईसाई धर्म पालकों के लिए विरासत का प्रावधान किया था 1850 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वामी दयानंद के उपदेशों का हिस्सा नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, उन्होंने मूर्ति पूजा को प्रेरित किया, ये सही नहीं है। उन्होंने मूर्ति पूजा को प्रेरित किया, ये सही नहीं है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की। बाद में इसका मुख्यालय लाहौर हस्तांतरित कर दिया गया। स्वामी दयानंद ने कभी मूर्ति पूजा को प्रेरित नहीं किया और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उन्होंने वेदों को अमूर्त तथा ईश्वर द्वारा स्वयं रचित ग्रंथ माना। उन्होंने पुराणों को पूर्णतः गलत शिक्षा का साधन माना। उन्होंने पाश्चात्य विज्ञान के अध्ययन का समर्थन किया। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। दयानंद सरस्वती 1875 में सत्यार्थ प्रकाश मतलब सत्य का प्रकाश की रचना की। आर्य समाज का महानतम योगदान भारतीयों में भारत के अतीत के प्रति गौरव की भावना को जन्म देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के पीछे जाइए किसने कहा? सही उत्तर है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए। आर्य समाज की स्थापना किसने की? सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी। आर्य समाज का महानतम योगदान किसे समझा जाना चाहिए? आर्य समाज का महानतम योगदान किसे समझा जाना चाहिए? जाति पद्धति की कठोरताओं के विरुद्ध धर्म युद्ध, गैर हिंदुओं का हिंदू धर्म में परिवर्तन, गाय को सुरक्षा प्रदान करना, भारत के अतीत में गर्व की भावना का आवाहन करना। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत के अतीत में गर्व की भावना का आवाहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा विवाह कानून कब पारित हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1856। 1856। प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 26 जुलाई 1856 को विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया। छोटा डेट है 26 जुलाई 1856। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्य समाज जिसे 1875 में पूर्ववर्ती बॉम्बे और 1877 में लाहौर में दयानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया था, को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, नोबल सोसाइटी। आर्य समाज जिसे 1875 में पूर्ववर्ती बॉम्बे और 1877 में लाहौर में दयानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया था, इसे नोबल सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। दयानंद सरस्वती ने 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया। दयानंद ने आर्य समाज स्थापना के प्रारंभ में 3 सिद्धांत तथा 1877 ईस्वी में 10 सिद्धांत दिए थे। ध्यान देना है कि 1875 में पूर्ववर्ती बॉम्बे में, 1877 में लाहौर में शुरू किए थे आर्य समाज दयानंद सरस्वती, इसे नोबल सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। और दयानंद सरस्वती ने 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया।
दयानंद ने आर्य समाज स्थापना के प्रारंभ में 3 सिद्धांत और 1877 में 10 सिद्धांत दिए थे। दयानंद की मृत्यु 1883 के पश्चात ल- लाहौर समाज और अन्य समाज जिनकी स्थापना उन्होंने उत्तरी भारत में की थी, उनकी स्मृति में लाहौर में एक विद्यालय की स्थापना के लिए एकत्रित हुए थे, जिसे दयानंद एंग्लो वैदिक कहा जाता था और इसकी स्थापना 1886 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद की मृत्यु के बाद लाहौर समाज और अन्य समाज जिनकी स्थापना उन्होंने उत्तरी भारत में की थी, उनकी स्मृति में डैश एक विद्यालय की स्थापना के लिए एकत्रित हुए थे, जिसे डैश कहा जाता था और उनकी स्थापना किस तिथि को हुई थी? सही उत्तर होगा लाहौर में हुआ था। ऑप्शन ए, लाहौर में हुआ था दी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज 1886। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन महिलाओं में से किसने स्त्री पुरुष तुलना 1882 लिखी थी, जिसे भारत का पहला नारीवादी ग्रंथ माना जाता है? किसने स्त्री पुरुष तुलना 1882 लिखी, जिसे भारत का पहला नारीवादी ग्रंथ माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ताराबाई शिंदे। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे महाराष्ट्र ने 1882 ईस्वी में स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन महिला कार्यकर्ताओं में से किसने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी? आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई इज करेक्ट। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का शोषण करता है। उन्होंने उसी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। रमाबाई ने महाराष्ट्र के पुणे रमाबाई ने महाराष्ट्र के पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला समाज सुधारक ने मुसलमानों की पर्दा प्रथा की आलोचना करते हुए सुल्तानाज ड्रीम 1905 तथा अवरोध वासनी 1929 नामक लघु कथाएं लिखी थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बेगम रुकैया सखावत हुसैन। ऑप्शन डी, बेगम रुकैया सखावत हुसैन। महिला समाज सुधारक बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुसलमानों की पर्दा प्रथा की आलोचना करते हुए सुल्तानाज ड्रीम 1905 तथा अवरोध वासनी 1929 नामक लघु कथाएं लिखी थी। अवरोध वासनी। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। कहाँ कहाँ खोली थी? कलकत्ता में और पटना में भी खोली थी, मुस्लिम लड़कियों के लिए। वह रूढ़िवादी विचार की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा गया है। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम 1929 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है, इसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, इसके तहत लड़कियों की शादी के लिए उम्र की सीमा 18 साल तक बढ़ा दी गई है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने इस एक्ट को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आम जनता की राय पूरी तरह इसके समर्थन में थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इसे शारदा एक्ट अधिनियम कहा जाता है। इस कानून के बारे में
वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़कर क्रमशः 21 साल एवं 18 साल कर दी गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने रुक्माबाई निम्नलिखित में से किसने रुक्माबाई को उसकी इच्छा के विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध दबावपूर्ण बनाने का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया था? निम्नलिखित में से किसने रुक्माबाई को उसकी इच्छा के विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध दबावपूर्ण बनाने का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बहरामजी मालावारी। रुक्माबाई राउत भारत की प्रथम महिला चिकित्सक थी। रुक्माबाई राउत भारत की प्रथम महिला चिकित्सक थी। वह एक ऐतिहासिक कानूनी मामले के केंद्र में थी, जिसके परिणाम स्वरूप एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 नामक कानून बना। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 नामक कानून बना। 11 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी 24 वर्षीय दादाजी भिकाजी से हो गई। रुक्माबाई की इच्छा के विरुद्ध पति द्वारा दबावपूर्ण शारीरिक संबंध बनाए जाने जैसी समस्या का मुद्दा महाराष्ट्र में बहरामजी मालावारी ने उठाया था। नेक्स्ट है, आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ईवी रामास्वामी नायकर। आत्मसम्मान आंदोलन, स्वाभिमान आंदोलन जिसे कहते हैं, के पुरोधा ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार थे। पेरियार अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे और संस्कृत शास्त्रों की गंभीरता से अध्ययन करते थे। एक दावत में उन्होंने देखा कि निम्न जातियों तथा उच्च जातियों को अलग अलग बैठाया गया था, अतः उन्होंने जाति प्रथा के विरोध में स्वाभिमान आंदोलन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत थे। मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत थे, जिनका ब्राह्मणों ने अधिग्रहण कर लिया है। पेरियार मनुस्मृति, भगवद गीता, रामायण आदि ग्रंथों के कटु आलोचक थे। पेरियार मनुस्मृति, भगवद गीता, रामायण आदि ग्रंथों के कटु आलोचक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1926 में गठित अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? 1926 में गठित अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, राव बहादुर एमसी राजा। उन्नीस सौ 26 ईस्वी में गठित अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था के पहले निर्वाचित अध्यक्ष राव बहादुर एमसी राजा थे। इस संस्था की स्थापना दलितों के दशा में सुधार करने के लिए किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में 1930 में अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन दलितों को संगठित किया और दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनकी काफी विवाद हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1878 में
राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, वीरेशलिंगम। सही उत्तर है वीरेशलिंगम। 1878 में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापना वीरेशलिंगम ने की थी। इन्होंने जाति विरोध आंदोलन शुरू किया। इन्हें आंध्र प्रदेश का राजा राम मोहन राय कहा जाता है तथा इन्हें तेलुगु भाषी क्षेत्र में पुनर्जागरण आंदोलन का जनक माना जाता है। तो आंध्र प्रदेश का राजा राम मोहन राय कौन होंगे? वीरेशलिंगम होंगे। और तेलुगु क्षेत्र में इनको पुनर्जागरण आंदोलन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिराव फुले ने डैश समाज सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? आंसर ही हम बोल दिए, यहाँ ऑप्शन बी होगा सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज को ही लिखा है सत्य खोजक समाज। ठीक है, किसने किया था? ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले। सही ऑप्शन है बी, सत्य शोधक। निम्न जाति के नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे मुखर नेताओं में से थे। इन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों, श्रमिक जातियां और अति शूद्रों अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई तथा 1873 में फुले जी ने गुलामगिरी मतलब गुलामी नामक एक किताब लिखी और इस पुस्तक में उन्होंने निम्न जातीय विभेद, सामाजिक ताने बाने की जटिलता एवं धार्मिक असमानता जैसी धारणा का विरोध किया था। इस किताब में फुले जी ने उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1873 में रचित पुस्तक गुलामगिरी किस धारणा को निष्प्रभावी करती है? ऑप्शन है निम्न जातीय विभेद, धार्मिक असमानता, सामाजिक ताने बाने की जटिलता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज्योतिबा फुले। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने आरंभ किया था? सही उत्तर होगा बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। ठीक है, उनका जाति महार है। ठीक है, सन 1927 में डॉक्टर अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की तथा बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसी 3 आंदोलन चलाए। 1927 से लेकर 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। कितना? 3 आंदोलन। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की पकड़ कितनी मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1924 में स्थापित बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निम्न में से कौन सा मुद्दा ध्येय नहीं था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अछूतों की दशा में सुधार हेतु धार्मिक सुधार का कोई मांग नहीं था। ठीक है, इसमें
अछूतोद्धार, ये ठीक था। पिछड़े वर्गों में अशिक्षा का उन्मूलन, ये भी था सही। अछूत प्रथा के तहत प्रताड़ित लोगों के राजनीतिक व कानूनी अधिकारों के लिए लड़ना, ये सब था, लेकिन ये नहीं था। अछूतों की दशा में सुधार हेतु धार्मिक सुधारों का मांग नहीं था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पंक्तियों में से किस महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात की जा रही है? वह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने पाश्चात्य को श्रेष्ठता को चुनौती दी। उन्होंने अपने धर्म के लिए किसी प्रकार की हीनता प्रदर्शित नहीं की। उन्होंने अपने धर्म के आलोचकों को जवाब दिया और इसके आध्यात्मिक श्रेष्ठता का जोरों से प्रतिपादन किया। सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। आध्यात्मिक श्रेष्ठता का जोरों से प्रतिपादित किया था, इससे पता चल जाएगा कि विवेकानंद होगा। और पाश्चात्य श्रेष्ठता का बात हो रहा है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद जन्म 1863, मृत्यु 1902। प्रथम भारतीय थे जिसने पाश्चात्य की श्रेष्ठता को चुनौती दी। उन्होंने अपने धर्म के लिए किसी प्रकार की हीनता प्रदर्शित नहीं की। उन्होंने अपने धर्म के आलोचकों को जवाब दिया और इसकी आध्यात्मिक श्रेष्ठता का जोरों से प्रतिपादन किया। उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, जिन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्होंने अपना भाषण दिया था। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद पर उन्होंने अपना भाषण दिया। नेक्स्ट है, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बहावी आंदोलन। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध कहा जाता है। अरब क्षेत्र में इसके संस्थापक मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब थे। भारत में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता शाह वलीउल्लाह थे। उन्होंने इस आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी को माना जाता है। इस आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी को माना जाता है। इसका मुख्य केंद्र पटना था। बहावी आंदोलन का प्रारंभ मुस्लिमों में सामाजिक सुधारों के लिए हुआ था, किंतु बाद में यह राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी सुधार की मांग करने लगा था। बाद में राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र का भी मांग करने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में पंजाब में उत्पन्न अकाली लहर। 1920 में पंजाब में उत्पन्न अकाली लहर का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरुद्वारों अथवा सिख धार्मिक स्थानों के प्रबंधन को सरल और कामगार बनाना। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन हुआ। 6 साल बाद 1920 में पंजाब में उत्पन्न अकाली लहर का प्राथमिक लक्ष्य गुरुद्वारों और सिखों के धार्मिक स्थानों के प्रबंध को सरल और कामगार बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? किसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैडम ब्लावत्स्की।
मैडम ब्लावट्स्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में एक रूसी महिला हेलेना पेट्रोना ब्लावट्स्की और इंग्लैंड के एक सैनिक अधिकारी एमएस अल्कॉट ने अमेरिका में की थी। कहाँ पे की थी? अमेरिका में 1875 में। हेलेना ब्लावत्स्की ने गुफाओं से हिंदुस्तान के जंगलों तक ताबक पत्र की रचना की। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है कि गुफाओं से हिंदुस्तान के जंगलों तक नामक पत्र की रचना किसने की? तो मैडम ब्लावत्स्की ने। 1882 में मद्रास के समीप अडयार नामक स्थान पर इस सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया। इस संस्था से एनी बेसेंट भी जुड़ी रही। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इस संस्था ने बाल विवाह का विरोध किया था। सामाजिक कार्य में क्या काम था? बाल विवाह का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुफाओं से हिंदुस्तान के जंगलों तक 1879 से 86 निम्नलिखित में से किस महिला की साहित्यिक कृति है? सही उत्तर होगा हेलेना पेट्रोना ब्लावत्स्की, ऑप्शन सी। अडयार किस संगठन का प्रधान कार्यालय था? अडयार किस संगठन का प्रधान कार्यालय था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्व ब्रह्मो शिव नारायण अग्निहोत्री 1850 से 1929 ने पंजाब में देव समाज की स्थापना कब की थी? देव समाज की स्थापना कब की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1887। ऑप्शन बी 1887। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने कहा? तो लाहौर में। शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। 19वीं सदी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज से अलग होकर इन्होंने देव समाज की स्थापना पंजाब में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जी आगरकर। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 19वीं सदी में की गई थी। 19वीं सदी में की गई थी और इसके संस्थापकों में जी आगरकर, बाल गंगाधर तिलक, चिपलुंकर आदि शामिल थे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में जी आगरकर, बाल गंगाधर तिलक और चिपलुंकर आदि शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह सभा आंदोलन की स्थापना 1873 में कहाँ हुई थी? सिंह सभा आंदोलन की स्थापना 1873 में कहाँ हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमृतसर। और उसके बाद 6 साल बाद 1879 में हुआ था लाहौर में। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया था। तो इस तरह से आज का सेशन यहीं तक, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे पढ़ेंगे। वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।